18,000 के पार निकलने के बाद भारतीय बाजारों के लिए आज फिर से है बेहतरीन मजबूती के संकेत। दुनिया भर के बाजारों में मजबूती का माहौल, एफआईज की लगातार लौटती हुई खरीदारी और कुछ बड़े ब्रेकआउट के बाद आज और आगे बढ़ने को तैयार होते भारतीय बाजार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। कल मिडवीक सेशन दमदार रहा, स्पेशली आखिरी 1 घंटे में जो एक्शन था। आज आपको कहां पर रखनी है नजर और अब इन अहम लेवल्स के ऊपर बाजार की कैसी रहेगी चाल, जानेंगे अनिल जी के साथ। पहले तो बताएं सर, आज सुबह के लिए ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स दीप अमेरिकी बाजारों से आते दिख रहे हैं और वो मजबूती के आते हुए दिख रहे हैं। लगातार अमेरिकी बाजार निचले स्तरों से सुधरकर दिन की ऊंचाइयों पर बंद होते हुए दिख रहे हैं। उसका करेंगे पूरा विश्लेषण। हर एक निशान में बंद हुआ है। डाउ तो नैस्डैक ने मारी है सेंचुरी। इंडिगो में आज प्रमोटर्स की तरफ से, को प्रमोटर्स की तरफ से फिर से बड़ी बिकवाली। इस ब्लॉक डील पर रहेगी नजर। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स काफी तेजी से घटाया है सरकार ने, लगभग 14%। ये भी एक बड़ी खबर है। अदानी और डीबी पावर के बीच में डील टूटती हुई नजर आ रही है। ये सारे आज के हैं बड़े ट्रिगर्स जिन पर रखिए नजर। तो ये है आपके लिए बड़े ट्रिगर्स जहाँ पर रखनी है नजर। और नजर सर पूरा स्क्रीन पर है, पूरे बाजार पर है। कल तो बढ़िया मौका मिला। इनफैक्ट 2-3 दिनों से बैंक्स पर स्पेशली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था। कल बैंक्स का भी योगदान रहा। निफ्टी में बढ़िया मूव आती हुई दिखी। ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन था रैली का। तो कल की जबरदस्त मूव समझनी है और आज के लिए क्या करना है ये भी समझना है। पर उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सपोर्ट आते हुए दिख रहा है अनिल जी। एक बार जरा ये जो यूएस का एक्शन हुआ है कल, और लगातार हम देख रहे हैं कई दिनों से ये ट्रेंड बना हुआ है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी और डेज हाई पर क्लोजिंग। और ये अमेरिकी बाजारों की मजबूती दिखा रहा है दीप। देखिए, बाजारों को खराब होना होता है ना तो किसी कारण की जरूरत नहीं होती। अच्छी खबर पर भी खराब हो जाते हैं और जब बाजारों को मजबूत होना होता है तो बुरी खबर पर भी बढ़ जाते हैं। देखिए, जो अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए थे 6.4%, उम्मीद 6.2% की थी और बाजार में कहीं अति उत्साहित लोग अमेरिका में 5.9%, 6% का भी अनुमान लगाकर बैठे थे। अब सोचिए, अगर एक बहुत ही बढ़िया एक्सट्रीम बुलिश लोग जो अनुमान 6% के नीचे का लगाकर बैठे हैं, उससे आधा % ऊपर अमेरिका की ब्याज दरें आए, उसके बावजूद अमेरिकी बाजार कुछ न घटे। मामूली सा 150 पॉइंट डाउ पर वो क्या होता है, कुछ भी नहीं। वो भी दूसरे दिन आप नीचे खुलकर बॉटम पर खुलकर टॉप पर जाकर बंद हो जाएं। अब ये अमेरिकी बाजारों में नेगेटिव खबरों पर खरीदारी का माहौल है। दूसरा माहौल, कल भी सेम चीज देखिए, रिटेल बिक्री के आंकड़े बेहद दमदार आए। कायदे से फेड क्या चाहता है? फेड चाहता है कि महंगाई काबू में आए। महंगाई काबू में लाने के लिए वो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। ब्याज दरें बढ़ाने से कायदे से लोगों की खरीदने की क्षमता कम होनी चाहिए। जो भी रिटेल खरीदारी है उसके आंकड़े घटकर आने चाहिए। लेकिन इसके विपरीत यहाँ तो आंकड़े मजबूत आते हुए दिख रहे हैं और ये मजबूत आंकड़े और आगे तेजी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और अच्छी बात क्या है, अगर यही बाजारों को गिरना होता तो इन मजबूत आंकड़ों के दम पर गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? वो ये बोलकर गिरता है कि देखिए, अभी भी अमेरिका में आंकड़े मजबूती के हैं और ऐसे में ब्याज दरें बढ़ाने का स्कोप है। तो फिर चलिए हम गिर जाते हैं। मजे की बात देखिए, ये सब होने के बावजूद अमेरिकी बाजार डे हाई पर जाकर बंद हो रहे हैं। जो कुछ भी लिमिटेड रिएक्शन आ रहा है वो सिर्फ बॉन्ड मार्केट में आ रहा है। बॉन्ड यील्ड्स आपकी थोड़ी सी बढ़कर आई 3.8% के आसपास और बाकी कहीं कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला कि इन आंकड़ों के दम पर घटना चाहिए। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और विरोधाभास वाली खबरों पर अमेरिकी बाजार ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग पैटर्न जो दिख रहा है दीप अमेरिकी बाजारों का, वो ये दिख रहा है कि अच्छी खबर पर तो बढ़ना ही है, बुरी खबर पर भी हमें थोड़ा बढ़ना है। क्योंकि वो बुरी खबर वैसे कंजम्पशन के लिहाज से, कंपनियों के लिहाज से देखें तो अच्छी है कि चलो बिक्री के आंकड़े बढ़िया आ रहे हैं। सो ट्रेंड बताता है और जिस तरह से खबरों पर रिएक्शन दिखाता है वो ये कह रहा है कि अमेरिकी बाजार मजबूत स्थिति में है और थोड़ा और यहाँ से आगे बढ़ने को तैयार है। बाकी कोई खास ट्रिगर ऐसे है नहीं। आपका कच्चा तेल स्टेबल है, बॉन्ड यील्ड की बात हम कर ही चुके हैं, डॉलर इंडेक्स स्टेबल है। तो आई थिंक बाकी ट्रिगर्स ठीक है। ऐसा नहीं कि अमेरिकी बाजार बहुत तेजी से भागे हो, लेकिन जितना भी बढ़े वो भी अपने काम के। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत आपके लिए मजबूती के हैं। इससे ज़्यादा बेहतर संकेतों की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। तो जो मिला है अच्छा मिला है और उसके दम पर हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है दीप, हमारे अपने बाजारों की भी थोड़ी ताकत लौट रही है। तो जब अपनी खुद की ताकत हो और दूसरा खाली जोश दिलाए तो हम भाग जाएंगे। खुद में ताकत नहीं है और बाहर वाले कितना भी जोश दिलाएं, चीयर अप करें, आप क्या करेंगे? वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, कुछ हिलेंगे नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। सो आई थिंक अमेरिकी बाजारों का जो ये चीयर करने का तरीका है वो भारतीय बाजारों को पसंद आएगा जी। बिल्कुल। और सर ये भी फिर मान लिया जाए, जैसे आप कह रहे थे कि अब तो खराब खबर पर भी अच्छा रिएक्शन आ रहा है, अच्छी खबर पर और अच्छा रिएक्शन आ रहा है।
बाजार ये जो रेट हाइक से ये जो एक डर था, क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले 1 साल से ये डर बना हुआ था कितनी रेट आएंगी कितनी आएंगी, पर अब बाजार को मालूम है कि और रेट आएंगी, फेड भी कह रहा है, डेटा भी कह रहा है, फिर भी बाजार खुश है। तो अब वो रेट हाइक का डर जो था वो निकल गया बाजार से। रेट हाइक का डर तो नहीं निकला है, लेकिन प्राइस इन हो रहा है और लोग है ना इसके साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ अब मतलब बढ़नी है। दीप क्या होता है, किसी की इतनी पिटाई लगा दो ना तो बाद में ना उसको आप धमकाओ और कहो कि और पिटाई लगूंगा तो बोले क्या फर्क पड़ता है, मैं पहले ही पिट चुका हूँ। यही हाल अमेरिका के रेट हाइक से रिलेटेड है। अब इतनी आप बढ़ा चुके हैं, अब एक आध और बढ़ा देंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। देखिए कायदे से पहले तो लोग अंदाज ये लगा रहे थे कि इस साल की शुरुआत या पिछले साल के अंत से ही रेट हाइक होना बंद हो जाएगा। अब वो इस साल के अंत तक जा रहा है, अगले साल में कभी जाकर घटना शुरू होंगे। तो धीरे धीरे ना आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और मुझे लगता है अमेरिकी बाजार भी रेट हाइक को एडजस्ट कर रहे हैं कि ठीक है बढ़नी होगी बढ़ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, इतनी बढ़े, 1/4% 0.5% और बढ़ जाए। और सबको पता है तब तक बढ़ेगी जब तक महंगाई काबू में ना आ जाए। तो वो कहते हैं ना कि आपको ध्यान होगा 2020 में जब कोविड आया था तो पहला केस जब आया था भारत में, तब जो भारतीय बाजार गिरे वो 1 लाख केस आते थे तब नहीं गिरते थे। तो कोई खबर है ना इतनी घिस जाती है ना, फिर उसका मार्केट का उस पर रिएक्शन कम हो जाता है या बंद हो जाता है। एग्जैक्टली वही होता दिख रहा है। लेकिन अब उस पर रिएक्शन किसको देना है, बॉन्ड मार्केट को, क्योंकि बॉन्ड डील तो सीधे सीधे इफेक्ट होता ही है ना। तो बॉन्ड मार्केट का इफेक्ट आ रहा है, बॉन्ड डील्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट थोड़ा सा है ना इन खबरों को डाइजेस्ट करके मना कर रहे हैं कि हम नहीं, हम रोज रोज इन खबरों पे नहीं, कोई नई खबर लाओ तो हमें गिरना होगा तो नई खबर पे गिरेंगे, पुरानी खबरों पर नहीं गिरेंगे। ये इक्विटी मार्केट का एक सधा हुआ रिएक्शन कहते हैं या इनकी मर्जी वाला रिएक्शन कहते हैं, जो भी है। जब मार्केट का अंडर करंट स्ट्रांग हो तो आप थोड़ा सा है ना बुरी खबरों पर गिरना कम करते हैं, बंद करते हैं और अच्छी खबर पे ज्यादा जोर से बढ़ते हैं। और यही ट्रेंड इस वक्त आपको दिख रहा है जी। तो चलिए, अच्छी खबर पर बहुत बढ़िया रिएक्शन आ रहा है, खराब खबर पर भी अच्छा रिएक्शन आ रहा है। तो ग्लोबल संकेत तो आपको मजबूती वाले दिख ही रहे हैं और ये कल प्रूव भी हो गया था। हमारे बाजारों की बात करें अनिल जी, क्योंकि 800 850 के पास बहुत कंसोलिडेशन है, उस लेवल्स के आसपास कई क्लोजिंग हुई, एक दो बार इसके नीचे भी बंद हुए, फिर 900 और फाइनली कल 18,000 के ऊपर हमने क्लोजिंग देखी। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर बाजार है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है सर, ए, और बी, क्या ये एक नए ब्रेकआउट या नई जोन के संकेत दे रहा है? हमें क्या करना चाहिए? देखिए दो चीजें हुई है दीप, एक 18,900 के ऊपर की क्लोजिंग डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। और इस कॉन्फिडेंस बढ़ने का एक सबसे बड़ा फायदा जो होता है, एक नहीं दो फायदे कहूंगा मैं। आपको याद होगा 17,850 के ऊपर की क्लोजिंग निर्णायक तौर पर मुझे क्यों चाहिए थी, क्योंकि जिस दिन 17,850 के ऊपर ये कंफर्म हो गया कि बाजार बंद हो रहे हैं, उस दिन 17,350 का जो बजट के दिन का आपका लो था वो शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बन गया। तो अब आपको पोजिशनल ट्रेडर्स के तौर पर, इन्वेस्टर्स के तौर पर यह पता है जब तक 17,350 के नीचे जाकर बाजार बंद नहीं होगा आपके लिए बाजार में नई रिस्क है ही नहीं। तो कम से कम आपको है ना खड्डा कहां तक गए, कितना गहरा है, ये पता चल गया। तो 17,350 आपका बॉटम कंफर्म हो गया जब आप 17,850 को निर्णायक तौर पर पार करके बंद हो चुके हैं। पहली चीज तो ये बड़ा फायदा जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचने वालों के लिए, जो रोज वाला सोचते हैं उनके लिए फायदा यह है कि ट्रेडिंग रेंज आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। पहले क्या था, पहले आपके लिए 17,650 17,750 ये सपोर्ट रेंज थी और ऊपर में आप 850 900 के आसपास, 950 के आसपास आकर रुक जाते थे। अब ये रेंज आपके लिए शिफ्ट हो जाएगी और शिफ्ट होकर 17,800 17,900 अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर दीप 18,200 18,250 तक का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। अब बड़ी तेजी आपको फिर से फ्रेश चल तो रही, तेजी में चलेगी भी। ये जो टारगेट बनेगा इस रनअप का 18,200 18,250 बनेगा। और हाँ, अब आप इससे पहले कि सवाल पूछे, मुझे पता है कि अब इतने समय से शो करते तो मुझे अंदाजा तो हो गया कि नेक्स्ट सवाल आपका क्या आ सकता है, तो उसका जवाब मैं पहले ही से प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेंड आपने न्यूट्रल तो पहले से कर दिया था। इस बार थोड़ा सा हमने अंदाज लगाने के पहले ही कि लेवल पार करें उससे पहले हमने ट्रेंड को न्यूट्रल कर दिया था नेगेटिव से। आप 18,250 के ऊपर की क्लोजिंग करवा दीजिए, ट्रेंड में पॉजिटिव कर दूंगा। तो मुझे ट्रेंड पॉजिटिव करने के लिए 18,250 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 18,250 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद हम 18,500 से 18,800 887 का लाइफ हाई है, वहां तक जाने के लिए टारगेट बनाएंगे। तो 18,200 18,250
अब अगला ऊपरी लेवल है जहां पर आपको फोकस करना है, ये क्रिस्टल क्लियर है। तो ये ध्यान में रखिए, 18,200 18,250 अगला टारगेट है। बैंक निफ्टी के लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टारगेट है दीप, मैं ऑनेस्टली निकाल नहीं पाया क्योंकि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट कल ही मिला है। तो मैं ये काम आपके लिए कल या मंडे को करके दूंगा कि बैंक निफ्टी में बड़ा ट्रेंड कब लाइफ हाई की तरफ जाने वाला, कब 44,000 के आसपास का हमने लाइफ हाई बनाया है बैंक निफ्टी में। वैसे अंदाज से मुझे ये पता है कि 43,200-300 के आसपास का कोई लेवल है, बट वो मैं आपको एक बार पक्का निकाल के बताऊंगा। लेकिन निफ्टी का मुझे अच्छे से पता है 18,200 18,250 अब अगली टारगेट है, और 18,250 के ऊपर बंद होने के बाद निफ्टी आपको नई लाइफ हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, 18,500 से लेकर 18,800 के टारगेट की तरफ। बाकी बाजार बेहतर है। और एक चीज और दीप ये कहना चाहता हूं कि इस बेहतर बाजार में एक चीज साफ है, हफ्ते 2 हफ्ते में अदानी ग्रुप के शेयरों में जो कुछ हुआ, एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली होना, खुद एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 13-15% होना, लोगों का धीरे धीरे मार्केट में इंटरेस्ट कम होना या खत्म होना, ये सारे वो ट्रिगर्स थे जिनके दम पर हल्के बाजार थे। और हल्के बाजारों को बढ़ने के लिए बस ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक ट्रिगर बदला है। ग्लोबल तो पहले भी मजबूत है, सिर्फ एक ट्रिगर बदला है, एफआईज ने बेचना बंद किया, थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू किया, और उसमें आप देखिए किस तरह का आपको वापस से रिबाउंड नजर आता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हल्के बाजारों को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही। जी बिल्कुल, तो लग रहा है सर कि एक साथ कई सारे फैक्टर्स आ गए हैं जो अब बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमारे खुद के और कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी। तो एक बार फिर आज की स्ट्रैटेजी समझते हैं सर, क्या कह रहे हैं आज के संकेत, अब तो ज्यादा पॉजिटिव होने चाहिए सर? बिल्कुल होनी चाहिए और हैं भी। जहां तक आज के संकेतों का सवाल है, ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज पॉजिटिव है और घरेलू फंड के पॉजिटिव है, 3 एक साथ पॉजिटिव हैं। और इसके अलावा वायदा कारोबार के संकेत, हाँ ये मुझे बताना है आपको, अगर आज ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आनी है, जो कि मैं समझता हूं आएगी, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिगर होगा और वो है वायदा कारोबार का, वो है थोड़ा कोशिश, थोड़ी सावधानी वाले संकेत हैं। मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और किन लेवल्स के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सेंटिमेंट पॉजिटिव हो चुका है, ट्रेंड हमने अभी तक न्यूट्रल रखा है। ये है आज के सारे संकेत। अब आइए मैं आपको बड़े सपोर्ट जोन बता दूं। निफ्टी 17,875 17,950 आज के लिए पहला और मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे ही जाने की संभावना कम है, लेकिन अगर गए तो 17,800 से 17,850 ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन अब आपके लिए बनकर आता है। ऊपर की तरफ 18,100 18,125 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, पार करके टिके तो 18,100 18,200 के आसपास हम पहुंचेंगे और वो बिकवाली करने की अच्छी जगह है। इसको 18,200 18,150 18,250 भी कर सकते हैं। तो ऊपर जो स्ट्रॉन्ग सेल जोन है वो आपका हो जाएगा 18,150 18,250। बैंक निफ्टी 41,650 के ऊपर की कल पहली बार क्लोजिंग मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी वो होल्ड होगा। परसों की क्लोजिंग 41,650 के आसपास ही थी, तो मैं प्रिसाइजली ये मान रहा हूं कि 2 दिन आप 41,650 के ऊपर बंद हो गए। ठीक है, अब आपके लिए इमीडिएटली जो सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा 41,500 से लेकर 41,625। ये दिन का छोटा सपोर्ट है। मजबूत सपोर्ट इसके ठीक नीचे 41,275 से लेकर 41,425 की रेंज का निकल कर आता है। ऊपर कितना जा सकते हैं? ऊपर के लिए 42,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, इसलिए 41,950 42,075 ये ऊपर की रेंज है। देखिए निफ्टी ने तो बजट के दिन का हाई पार कर लिया, 17,972 हमारा बजट के दिन का हाई था। बैंक निफ्टी का जो हाई था 42,015-25 के आसपास का बजट के दिन का हाई था। तो बैंक निफ्टी अपने बजट के दिन के हाई से अभी भी दूर है। सो अब बजट के दिन का जो हाई है उसके आसपास आपकी रुकावट है 41,950 42,075 पार करके निकले 42,175 42,375 तक जाने की कोशिश होगी बैंक निफ्टी की भी ऊपर की तरफ। जी जी ओके, तो ये आपके लिए बड़े लेवल्स आ गए और अब देखिए 41,000 के ऊपर और 42,000 के ऊपर के इंटरेस्टिंग लेवल्स बाजार के लिए निकल रहे हैं। थोड़ा डेटा समझाएं सर, जो एफएनओ आपने कॉशियस भी रखा है, पोजीशनिंग क्या है, पुट कॉल रेशियो क्या संकेत दे रहा है? डेटा में एक आध इंटरेस्टिंग चीज है थी। पहली चीज तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कल की अच्छी मजबूती के बावजूद एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बड़ी नहीं है, घटी है 26% पे ही है, जो कि बढ़िया बात है। और एफआईएस के डेटा में आपको यही बताना चाहता हूं, लगातार
5 दिन नवंबर में आपने एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा देखा था और इस बार लगातार 4 दिन आप एफआईएस का खरीदारी का आंकड़ा देख चुके हैं, तो लंबे समय बाद आपको खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं एफआईएस की तरफ से। 432 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी एफआईएस की है कल के सेशन में और 1920 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक दमदार खरीदारी है, करीबन 2300-2400 करोड़ की। बेचे है इंडेक्स लेकिन बहुत ही कम, 262 करोड़ के आसपास का, की जो कि ज्यादा नहीं कहा जाएगा, 1% ही इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटी है। घरेलू फंड ने भी थोड़ा सा अपना खरीदारी का नंबर बढ़ाया है, 517 करोड़ के आसपास के है और लगातार वो भी पिछले 2-3 दिन से छोटा ही से 200 करोड़ 300 करोड़ लेकिन खरीद रहे हैं और इसीलिए एफआईएस के आंकड़े ये आपके लिए काफी मजबूत है। एक ही चीज आज जो चिंता की बात है वो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.39, ये डेफिनेटली ओवरबॉट है और आज गैप से खुलने के बाद अगर ऊपर के लेवल पर आप पहुंचेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपके पास एकदम क्लियर कट बता रहा हूं दीप, सिर्फ 2 लेवल है, 18100 18115 है जो मैं 18125 मान रहा हूं। 18100 18125 ये पहला लेवल है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर पार करके आगे निकल गए तो 18200 250 वो रेंज होगी जहां पर 100% आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है और शॉर्ट भी करना है। अगर आप स्किल ट्रेडर हैं और शॉर्ट करना जानते हैं और शॉर्ट करके नीचे कवर करना जानते हैं तो वो लेवल होगा 18200 250। अब आज आए कल आए देखेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपको ये कह रहा है कि थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर अलर्ट रहिए, नीचे जब मौका मिले तब बाजार में एंट्री कीजिए। बाकी विक्स 4% घटा है, ठीक है, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.01 अनचेंज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एफआईएस की पोजीशन एक्चुअली घट कर आई है, बट पुट कॉल रेशियो स्पेशली निफ्टी का वहां पर आपको रखनी है नजर, इसलिए कॉशियस दिया अनिल जी ने व्यू। बताएं सर मौजूदा पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस फिर। क्लोजिंग स्टॉप लॉस में एक दिन और मुझे दीजिएगा, उसके बाद मैं चेंज करूंगा, अभी मैंने किया नहीं है। क्लोजिंग का स्टॉप लॉस निफ्टी का आज भी 17,775 ही रखा जाएगा, लेकिन इंट्राडे स्टॉप लॉस में ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं और अब इंट्राडे स्टॉप लॉस 17,900 का होगा डीप, और अगर किसी को थोड़ा और डीप रखना है तो 17,850 का भी रख सकता है। मेरे ख्याल से 17,900 काफी है। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस मैंने छोड़ा है 41,450 का और क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका 41,250 है। ये मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, ये भी मैं कल चेंज करूंगा। शॉर्ट पोजीशन का जहां तक सवाल है, निफ्टी में इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों अपने एक ही रखा है 18,125। जिनको छोटा रखना है 18,050 रख ले, कल का हाई पार करते आप काट ले, लेकिन मेरे ख्याल से 18,125 ज्यादा सेंसिबल स्टॉप लॉस है। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 42,025 का, और जिनको छोटा रखना है वो 41,800 का रख ले। कल आपको याद होगा दीप, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस आपका 41,800 का था और कल का हाई देख लीजिए 41,795। एकदम जिस तरह से बैंक निफ्टी है ना, लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है ना, मजेदार है। 41,650 की बात हम बार बार करते हैं, क्लोजिंग कल वही क्लोजिंग दिए, परसों कल की क्लोजिंग 41,725, तो एकदम परफेक्ट लेवल्स पर जाकर बैंक निफ्टी रुकता है और बढ़ता है। तो आज अब 42,025 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए जी। तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस। 42,025 का स्टॉप लॉस अभी भी आपके लिए कायम है बैंक निफ्टी पर। नई पोजीशन सर फिर क्या करना है आज? खरीदना है निफ्टी और खरीदना है 17,850 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर का टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 18,050, 18,100 दो छोटे टारगेट, 18,125, 18,150 दो मीडियम टारगेट और 18,200 तक के फाइनल टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। और चाहें तो एक टारगेट लास्ट में और जोड़ दें, अगर आप अति उत्साहित हैं तो 18,250 का भी जोड़ सकते हैं, तो 6 टारगेट हो जाएंगे आपके लिए खरीदारी करने के लिए आज से। जो लोग बेचना चाहते हैं 18,150 से मन बनाएं बेचने का, डाउ फ्यूचर्स देखें, बाकी सब चीजें देखें क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 18,150 18,250 अच्छी रेंज है जहां पर बेचना चाहिए। 18,200 बहुत ही परफेक्ट लेवल है जहां पर आप अगर एक ही लोट बेचना चाहते हैं तो वो अच्छा है। 2-3 लोट बेचना चाहते हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में 18,150 200 250 अगर आए तो वहां पर आप बिकवाली ले सकते हैं। जो बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 18,100 के आसपास भी सोच सकते हैं। तो आपको मूड माहौल देखकर, पोजीशन देखकर डिसाइड करना है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ शॉर्ट करने के, क्योंकि पुट कॉल रेशियो पर निफ्टी थोड़ा हैवी है, भारी है, थोड़ा हल्का होने की जरूरत है। सो इसलिए 100-125 पर अगर आप खुल जाते हैं तो वहां देखिए, वहां खरीदारी करने के पहले थोड़ा सा इंतजार कर लें, और ऊपर में 200 के आसपास जितना मौका मिले एक बार आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए, शॉर्ट भी करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 18,300 का, टारगेट जो बनेंगे दीप वो होगा 18,100 18,050 दो छोटे टारगेट,
17,950, 17,925 दो मीडियम टारगेट और 17,875 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ये है आपके लिए निफ्टी पर स्ट्रेटेजी। तो इंटरेस्टिंग लेवल्स है निफ्टी पर। शॉर्ट भी ऊपर इस तरह पर करना है और निचले स्तर पर तो खरीदारी के मौके मिल ही रहे हैं। बैंक निफ्टी पर क्या करना है सर? बैंक निफ्टी खरीदना है 41,400 के आसपास का स्टॉप लॉस, थोड़ा सा दूर का है लेकिन यही लगा है। 41,800, 41,950 दो छोटे टारगेट हैं। 42,000, 42,075 दो मीडियम टारगेट हैं। 42,175, 42,275 तक के बड़े टारगेट हैं। बेसिकली 42,000 के ऊपर टिकने पर डीप बैंक निफ्टी 42,500 तक जाने की कोशिश करेगा अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में, ये ध्यान में रखें। अब आइए जो बेचना चाहते हैं, और ये बेचने की राय सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है, और यहाँ पर आपको बेचना है 41,950 से 42,075 की रेंज में। यही रेंज है, यही बेचना है, इसके ऊपर जाए तो नहीं बेचना है। देखो ध्यान से समझिएगा, अगर रुकना है तो 42,000 के आसपास रुकना है बैंक निफ्टी को, और 42,000 नहीं रुका, तोड़ ताड़ के एकदम भाग गया तो फिर ऊपर में नहीं बेचना है। तो आखिरी चांस आपके लिए बेचने का यही है, 41,950, 42,075 इस रेंज में बेचिए। 42,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो आपके बनेंगे 41,800, 41,725 दो छोटे टारगेट, 41,675, 41,625 दो मीडियम टारगेट, 41,550, 41,500 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली भी। ओके, तो बैंक निफ्टी सारे लेवल्स और रेंज आपके सामने आ रही है। देखते हैं, कल तो हमने निफ्टी की क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखते हैं, आज क्या बैंक निफ्टी का भी सहारा बाजार को अच्छा मिलेगा या नहीं। बैन लिस्ट सर कोई बदलाव नहीं है। पीएनबी, बीएचईएल, इंडिया बुल्स हाउसिंग और अंबुजा ये अभी भी बैन में बने हुए हैं। थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं वायदा कारोबार के लिहाज से। इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के लिहाज से बिल्कुल बता देते हैं दीप, और लेवल्स सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है जिसके आसपास आप बंद हुए हैं, और वो है 18,000 निफ्टी पर। 18,015 की क्लोजिंग मिली है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 18,000 का, क्योंकि 18,000 के पुट और कॉल पर मामला टक्कर का है। 18,000 के पुट पर 70 लाख शेयर हैं, उसमें से 50 लाख शेयर, 52 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स इस लेवल को होल्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। 18,000 के कॉल राइटर्स 60 लाख शेयर हैं, जो अगर आप 18,100 पार करके टिक जाते हैं 18,100, 125, तो फिर ये कॉल राइटर्स अपनी शॉर्ट कवरिंग के लिए आगे आते हुए दिखेंगे। इसके ठीक नीचे 17,900 और 17,800 पर भी दबाकर पुट राइटिंग हुई है, यानी कि 17,800, 17,900 आपके लिए स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। जो डेटा दिख रहे हैं उसके मुताबिक 17,950, 18,000 शुरुआती कारोबार में आपके लिए सपोर्ट का काम कर देगा, क्योंकि 18,000 पर पुट काफी ज्यादा है। तो 17,950, 18,000 शुरुआती सपोर्ट। ऊपर कितना जा सकते हैं? हल्की फुल्की रुकावट 18,100 के आसपास है, जहां पर कॉल राइटर्स 84 लाख शेयरों के हैं, और 18,200 पर 94 लाख शेयर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो 18,100, 18,200 सप्लाई जोन रहेगा, 17,900, 18,000 सपोर्ट जोन रहेगा वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। बैंक निफ्टी 41,500 के नीचे अब जाकर बंद होने की संभावना कम है, ये टिका रहेगा ऊपर की तरफ, ये आप मानकर चल सकते हैं, क्योंकि 41,500 के पुट पर 40 लाख शेयरों का दमदार ओपन इंटरेस्ट है, और ऊपर रुकावट की हल्की फुल्की जगह 42,000 के आसपास है, जहां 36 लाख शेयर हैं। 41,700 मेक और ब्रेक लेवल है, जहां 17 लाख के आसपास का पुट और कॉल में बराबरी का मामला है। सो रेंज बहुत क्रिस्टल क्लियर है, 41,500 के नीचे खराब, 42,000 के ऊपर और मजबूत। बैंक निफ्टी के डेटा एकदम साफ सुथरे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो क्रिस्टल क्लियर डेटा निकल कर आ रहे हैं। आज वीकली एक्सपायरी भी है, बाजार में एक बढ़िया मूव आई है। देखते हैं अब 18,000 और 42,000 के करीब अगर बैंक निफ्टी आज मूव करता है, बट 18,000 के ऊपर निफ्टी क्या कमाल दिखाता है। स्टॉक्स, कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर करनी है चर्चा। अर्निंग्स तो खत्म हो गए, बट ट्रिगर्स अभी भी आ रहे हैं। आइए बिगुल अनिल जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। दो स्टॉक ऑफ द डे आज मैंने चुने हैं आपके लिए। पहला होगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल के ऑन द फेस ऑफ इट देखने पर नंबर बड़े कमजोर दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद कल जो मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ वो बहुत ही मजबूत था, और कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने जो अपने अगली तिमाही के लिए गाइडेंस दिया, वो गाइडेंस बेहतर नजर आ रहा है, और उनका ये मानना है कि ये तिमाही अब आगे बेहतर रह सकती है। 5 से 6% तक की ईपीएस अपग्रेड आने की भी संभावना है। तो कल की 5% की मजबूती के बावजूद आज फॉलो बाइंग आने की
संभावना आप अपोलो हॉस्पिटल में लेकर चल सकते हैं। मैं लेवल्स नहीं दे रहा हूं, लेकिन व्यू दे रहा हूं और व्यू पॉजिटिव साइड पर है, तो और मजबूती बनने की पूरी संभावना है। तो अपोलो हॉस्पिटल तेजी की तरफ आज स्टॉक ऑफ द डे और धीरे धीरे और मजबूत हो सकता है। यहां से जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है उसमें 2 से 5% तक की मजबूती, 2-3% से लेकर 5% तक की मजबूती स्टॉक में आज या आने वाले समय में धीमे धीमे आपको देखने को मिल सकती है। अब आइए, एक स्टॉक ऑफ द डे सेल है इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो। आप कहेंगे आज चूंकि प्रमोटर 4% हिस्सेदारी बेच रही है को प्रोमोटर, तो फिर उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो नेचुरली ब्लॉक डील होगी, नीचे के दाम पर होगी, बिकेगा भी, तो वो सबको पता है। कल स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हुआ भी 2-2.5%। अब इस स्टॉक में 2 बड़ी समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये आज ब्लॉक डील में भी आपको नीचे में खरीदना नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ब्लॉक डील आमतौर पर डिस्काउंट पर होती है और डिस्काउंट पर होती है तो लोग सोचते हैं कि अरे वाह, चलो बड़ा ब्लॉक था, बिक गया, अब यहां पर खरीद लेना चाहिए। लेकिन मेरी राय इसके विपरीत है। इसके 2 बड़े कारण हैं। 24% के आसपास की प्रोमोटर्स की स्टेक है, उनमें से वो 4% बेच रहे हैं, यानी कि अभी भी 20% स्टेक उनका बेचना बाकी रह सकता है मार्केट में। अब दिक्कत क्या है? पहले जो संकेत थे वो ये थे कि ये जो स्टेक है वो गंगवाल फैमिली अपनी स्ट्रेटेजिक तौर पर बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके विपरीत वो मार्केट में बेच रहे हैं। तो बाकी 20% भी क्या इसी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में मार्केट में आएगी या फिर स्ट्रेटेजिक बेचेंगे? वो की पॉइंट है, इसका जवाब हमारे पास है नहीं। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अगर आप स्ट्रेटेजिक नहीं बेचकर मार्केट में बेच रहे हैं तो फिर वो प्रेशर रह सकता है। तो एक रीजन तो वो है। इस वजह से मुझे खरीदारी करने में ब्लॉक डील के बाद भी जल्दबाजी नहीं करनी, और इनफैक्ट ब्लॉक डील के बाद रिकवर होकर आए तो ऊपर में वापस आपको बेचना चाहिए। और उसकी दूसरी बड़ी वजह है, जिस वजह से कल हम सोचे थे कि स्टॉक गिरा है, अब स्टॉक कल उस वजह से गिरा है, कंपटीशन की वजह से, या वाकई में लोगों को अंदाजा था कि ब्लॉक डील होने वाली है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन आप देखिए, जिस तरह से बड़े ऑर्डर्स एयर इंडिया की तरफ से जा रहे हैं और धीरे धीरे एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया, टाटा की ये तीनों एयरलाइंस और कुछ हद तक सिंगापुर एयरलाइंस जिनके साथ उनका टाई अप है, ये जिस तरह का कंपटीशन पैदा कर रहे हैं इंडिगो के लिए, अगर वो मार्केट शेयर खाएंगे तो सबसे ज़्यादा इंडिगो का खाएंगे। और मुझे लगता है कि वो बड़ी दिक्कत की बात है। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसी है जो इंडिगो पर थोड़े समय के लिए दबाव बनाकर रहेगी। थोड़ा सा विंडफॉल टैक्स भले एटीएफ पे नहीं, दूसरी चीज़ों पर कम हुआ, वो सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ा पॉजिटिव है। बट मेरा ये मानना है कि इंडिगो को खरीदने की अब मुझे जल्दबाजी नहीं है। मैं आराम से मूड, माहौल और अच्छे भाव देखकर खरीदना पसंद करूंगा। तो आज बेचने की राय इंडिगो में। 100 रुपये नीचे बेस प्राइस सेट किया गया है इस ब्लॉक डील का, तो डेफिनेटली और प्रेशर आ सकता है। और जैसा अनिल जी ने कहा, दबाव के बाद अगर रिकवरी आती है तो उस रिकवरी में फिर से बिकवाली का भी मौका बन सकता है। तो इंटरग्लोब एविएशन, इस पर रखनी है नजर, और साथ ही अपोलो हॉस्पिटल्स, ये हैं 2 स्टॉक ऑफ द डे अनिल जी की तरफ से। आइए बाकी स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करें। हमारी टीम है तैयार, कुशल, नुपुर, अरमान और साथ ही आशीष। मॉर्निंग कुशल, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या हैं? मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स में आज नेस्ले इंडिया, इसके नंबर्स आएंगे, साथ ही शैफलर इंडिया। लार्जली नतीजों का तो सीजन खत्म हो गया है, पर कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स अभी भी हैं जिन्होंने अपने Q3 नंबर्स डिक्लेयर करने बाकी हैं। साथ साथ आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहिए, 50% जो लॉक इन है इसका खत्म होता हुआ दिखेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, इसका बायबैक आज से शुरू हो जाएगा, 1 मार्च तक ये बायबैक खुला रहेगा। 350 रुपये प्रति शेयर पर यह बायबैक किया जाएगा टेंडर ऑफर के जरिए। ई क्लर्क सर्विसेज, इसका बायबैक बंद होता हुआ दिखेगा, ये एक अपडेट है। साथ ही आइनॉक्स लेजर, ये आज क्लोजिंग से ये ट्रेडिंग से सस्पेंड हो जाएगा। इंडाइसेस में भी चेंज है, जिसमें निफ्टी 500 में आइनॉक्स लेजर ड्रॉप होगा और पिरामल फार्मा ऐड होता हुआ दिखेगा। S&P BSE 500 में भी चेंज है आइनॉक्स लेजर के हटने के बाद। रेमंड यहां पर जुड़ता हुआ दिखेगा। सन फार्मा एडवांस रिसर्च 4.91 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर्स आज लिस्ट होते हुए दिखेंगे, तो ये एक अपडेट है। प्राइस बैंड रिवीजन है BF इन्वेस्टमेंट्स का 10% से 5%। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा श्री सीमेंट और चंबल फर्टिलाइजर्स का काउंटर। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जनवरी महीने का US का जो PPI आंकड़ा है और साथ ही जो हाउसिंग स्टार्ट डेटा है, उस पर आपको फोकस रखना है कि ये हो सकता है कि आज अमेरिकी बाजारों पर इम्पैक्ट करता हुआ दिखे। तो एक नज़र है डेटा जो अमेरिका में आएगा, और साथ ही हमारे लिए भी कई सारे ट्रिगर्स। बट खबरें, नुपुर आपसे करते हैं शुरुआत। मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे इंटरग्लोब एविएशन, जहां पे आज ब्लॉक डील हो सकती है। जो प्रमोटर है शोभा गंगवाल, वो ब्लॉक डील के थ्रू 4% अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। फिलहाल अगर दिसंबर की होल्डिंग देखेंगे तो उनके पास 7% की हिस्सेदारी है कंपनी में। 5% के डिस्काउंट पे मौजूदा भाव से ये डील हो सकती है। 1875 का भाव रखा गया है और 3000 की इसकी साइज रह सकती है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ऑयल एंड गैस कंपनीज भी आज फोकस में रहने वाली है, क्योंकि विंडफॉल गेन टैक्स थोड़ी छूट
की गई है, वहाँ पे बदलाव किए गए, कटौती की गई है। कच्चे तेल की बात करें तो 5050 से घटाकर 4350 पर टन किया गया है। एटीएफ में भी कटौती है, 6 रुपये प्रति लीटर से कम करके 1.5 रुपये किया गया है। और डीजल पर भी अतिरिक्त एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है। तो आज ये स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। साथ ही साथ वित्त मंत्री की तरफ से बयान भी आया है कि पेट्रोल, नेचुरल गैस को जीएसटी दायरे में लाने पर कोई दिक्कत नहीं है और इससे वो राज्यों से बात करेंगे और सहमति पे इसे जीएसटी में भी लाया जा सकता है। तो आज ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले। अदानी ग्रुप फिर से आज फोकस में रहेगा क्योंकि टेक्निकल रीजंस की वजह से एमएससीआई ने अदानी ग्रुप के स्टॉक के जो वेटेज में बदलाव के प्रस्ताव रखे थे वो फिलहाल टाले गए हैं। मैं बता देती हूँ, पिछले हफ्ते एमएससीआई ने अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों के वेटेज में कटौती की थी। उसमें से 2 कंपनी अदानी गैस और अदानी ट्रांसमिशन का जो वेटेज है उसमें बदलाव को फिलहाल टाल दिया गया है, मई तक इसे टाल दिया गया है। तो आज ये स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले। अदानी पावर, जहाँ पे डीबी पावर के अधिग्रहण से पीछे हट चुकी है कंपनी, इसकी जो समय सीमा थी वो अब पूरी हो चुकी है। 4 बार इसे चेंज किया गया था और पिछले साल अगस्त में 7017 करोड़ में अदानी पावर डीबी पावर का अधिग्रहण करने का ऐलान किया था। तो फिलहाल अभी कंपनी इससे पीछे हट चुकी है। ओके, तो अदानी पावर इस पर रखिए नजर और साथ ही अदानी ग्रुप के और स्टॉक्स पर भी टेक्निकल वजह से 2 स्टॉक्स की वेटेज पर इस समय बदलाव नहीं करेगा एमएससीआई। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? जी बिल्कुल, वेदांता पर खबर आती हुई दिखी है जिसमें उड़ीसा के जो सीजी मतलब बॉक्साइट ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये प्रीफर्ड बीडर जो है घोषित होते हुए दिखे हैं। और अगर आप टोटल यहाँ पर अगर आप देखेंगे बॉक्साइट का सीजी मतलब बॉक्साइट ब्लॉक में लगभग 31 करोड़ टन का जो है बॉक्साइट का भंडार है। उसी के साथ साथ वेदांता रिसोर्सेज ने यूएस की एक फाइनेंशियल कंपनी है उनको फंड जुटाने के लिए नियुक्त किया है और लगभग अगर आप देखेंगे $2 बिलियन का जो शॉर्ट टर्म कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने जो है उनको नियुक्त किया है। ग्रासिम पर ध्यान रखिएगा क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड को अपॉइंट किया है और अपॉइंट इसलिए किया है क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार में लगभग 49% हिस्सा बिक्री के लिए उन्होंने अपॉइंट किया है और बताया जा रहा है कि लगभग 3200 करोड़ के आसपास में जो है इससे जुटाए जा सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे आदित्य बिरला रिन्यूएबल जो है वो लगभग उसमें ग्रासिम 100% जो है ओन करती है। आईटीसी पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी हप्पा फूड्स में माइनॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो एक एडवांस स्टेजेस है वहाँ पर है और उसमें अगर आप बात करेंगे हप्पा फूड्स अगर आप देखेंगे तो एक ऑर्गेनिक बेबी फूड की ब्रांड जो है हप्पा फूड्स है। पटेल इंजीनियरिंग यहाँ पे लगभग इनको 1570 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट के लिए जेवी के साथ जो है L1 बीडर घोषित हुए हैं। उसमें अगर आप कंपनी का ऑर्डर देखेंगे कंपनी के लिए अगर आप वैल्यू लगभग 1030 करोड़ के आसपास का है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे इसके साथ ही कंपनी की नीति आयोग की दर्शनता के तहत आर्बिट्रेशन अवार्ड के तौर पर लगभग 90 करोड़ भी प्राप्त हुए हैं। और अंत में प्रिसीशन वायर्स जहां पर प्रेफरेंशियल बेसिस पर इक्विटी शेयर जारी करने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। लगभग 73.3 के आसपास जो है उस भाव पर इक्विटी शेयर जो है जारी किए जाएंगे जो कि अगर आप भाव देखेंगे तो 7% प्रीमियम पर है और लगभग 52 लाख जो शेयर्स हैं वो जारी करने की मंजूरी मिली। तो ये है आपके लिए कई और खबरें आज और कुछ काउंटर्स जहां पर एक्शन दिखेगा। आइए जानते हैं आज की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो टॉप रिपोर्ट्स के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, शुरुआत करते हैं ओएनजीसी के साथ। यहाँ पर देखिए नतीजों के बाद रिपोर्ट्स आई हैं सीएलएसए की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 148 की क्लोजिंग है, 225 रुपए का लक्ष्य दे रहे और मान रहे कि अर्निंग्स जो है इनके अनुमान से कमजोर देखने को मिली थी क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस काफी ज्यादा था और साथ में एक्सप्लोरेशन कॉस्ट भी इस तिमाही में बढ़ता हुआ नजर आया। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 177 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन सिटी की रिपोर्ट सबसे ज्यादा खास रहेगी क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल अपग्रेड आ गया है। पहले बिकवाली की राय दिया करते थे, अब इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड करके न्यूट्रल की राय दी है और लक्ष्य हालांकि देखिए 130 से बढ़ाकर केवल 155 ही किया है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 148 की क्लोजिंग है। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर भी ब्रोकरेज की कवरेज अभी भी जारी है लेकिन नतीजे हमेशा कमजोर ही आते हैं और फंड रेजिंग पे कुछ होता नहीं है। सीएलएसए बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 6 से घटाकर 5 कर दिया है, 7 रुपये 75 पैसे की क्लोजिंग चल रही है। जेपी मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग के साथ सबसे कम लक्ष्य दे रहे हैं, केवल और केवल 3 रुपए का। नोमिरा ने रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 8 रुपए से घटाकर 5 रुपए कर दिया है और क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य भी भारी भरकम सीधे पूरे 25 पैसे से काटा है, 5 रुपए से घटाकर 4 रुपए 75 पैसे कर दिया है। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर भी नजर रखेगा, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 4488 के माफ कीजिएगा 4488 की क्लोजिंग है, 5375 रुपए का लक्ष्य दिया है।
यहाँ पर फोकस करेंगे। साथ में देखिए गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य 5060 से बढ़ाकर 5100 कर दिया है। पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी कल नतीजों का पॉजिटिव इंपैक्ट हमने देखा था। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, करीब 3859 रुपए के लक्ष्य के लिए सिटी ने खरीदारी किराए दी है। लक्ष्य 4150 से बढ़ाकर 4225 कर दिया है। और सेल यहाँ पर भी देखें तो सिटी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए और मानने के जो नतीजे आए थे वो यहाँ पर इनके अनुमान से बेहतर है और आगे भी ग्रोथ का फोरकास्ट है। 84 की क्लोजिंग है, 100 रुपए का लक्ष्य दिया है। तो ये तो रही कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, ऑयल एंड गैस सेक्टर पर खास नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि एचएसबीसी की बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है। बीपीसीएल पर देखिए डबल डाउनग्रेड आ गया, पहले खरीदारी किराया दिया करते थे, अब होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य में काफी ज्यादा कटौती की है, 510 से घटाकर 340, 331 की क्लोजिंग है। सिमिलरली अगर आप देखें तो आईओसी यहाँ पर भी देखिए लक्ष्य 123 से घटाकर 80 कर दिया और बिल्कुल 80 की कल की क्लोजिंग है। एचपीसीएल पर भी सिमिलर रेटिंग है और लक्ष्य 280 से घटाकर 215 कर दिया, 235 की क्लोजिंग है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 2290 से घटाकर 2229 कर दिया है। मदरसन सुमी वायरिंग यहाँ पर आपको खास नजर रखनी चाहिए क्योंकि आज नोमेरा की तरफ से जो है कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी के राय के साथ। 52 की क्लोजिंग है, 62 रुपए का लक्ष्य दिया इन्होंने और मान रहे की लीडरशिप है इनकी वायरिंग है हार्डनेस में, जिसके चलते एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और साथ में देखिए वैल्यूएशन भी ठीक ठाक बता रहे हैं और ईपीएस के अनुमान में भी इन्होंने बढ़ोतरी की है। और अंत में प्रेस्टीज एस्टेट जहां पर सीएलए से देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, लेकिन लक्ष्य इन्होंने 595 से घटाकर 566 कर दिया है, 406 की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आपको दिखेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और आपके लिए वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। लेते हैं पिक ऑफ द डे। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरी पसंद का जो शेयर है वो है आईटी स्पेस से टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को देखें तो काफी दिनों से चला नहीं, मतलब कि इन्फोसिस में रैली आ गई, टीसीएस में रैली आ गई, एससीएल टेक चल गया, एलटीटीएस, एलटीआई, माइंट्री सब चल गए और ये चला नहीं था। और अब इसको अनिल जी चार्ट्स पे देख के ऐसा लग रहा है इसको हो रहा है फोमा, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। और जिस तरीके से कल एक बड़ी रैली देखने को मिली है तो एक अच्छा प्रबल दावेदार है। फर्दर रैली का 1040 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1115 के लक्ष्य के लिए टेक महिंद्रा है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, 1040 के साथ के स्टॉप लॉस से खरीदें। 1115 का टारगेट, 1071 ये है टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की राय। और कल टेक महिंद्रा में क्लोजिंग शो में जय ने भी आपको खरीदारी करने की राय दी थी। आज जय की तरफ से आप धन्यवाद स्वीकार कर लें। लेकिन ये तो सब ठीक है, लेकिन ये फोमा क्या है? ये फोमा ये समझ में नहीं आया बंसल जी, व्हाट इज दिस फोमा? देखिए अनिल जी आजकल थोड़ा सा मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। कंपनी अनिल जी अंग्रेजों वालों की रखी हुई है, तो ये इंग्लिश स्पीकिंग लोग होते हैं ना, ये फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं अनिल जी। मैं तो समझता था फियर ऑफ मिसिंग आउट है, वो तो फिर मुझे पता चला, कुणाल जी ने करेक्ट करा, फियर नहीं फीलिंग है। तो ये भी अनिल जी कुछ दिन पहले मुझे पता चला है, तो अब नई चीज सीखी है। तो जो चीज नई चीज आदमी बार बार सीखता है उसको बार बार दोहराता है अनिल जी। लेकिन वो तो फोमो है ना, फोमा कैसे हुआ फिर? अनिल जी वो थोड़ा सा अनिल जी आप ऑन एयर बोल रहे हैं, वो बोलने में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। समझने वाला अनिल जी समझ गया अनिल जी। अच्छा हाँ, तो मैंने समझने के बाद ही पूछा। अच्छा, मुझे लगा फीलिंग ऑफ मिसिंग एक्सेप्टेड कर दिया, लगता है फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट की बजाय मुझे लगा आपने एक्सेप्ट ही कर लिया कि ये फीलिंग है, इसलिए फोमो को फोमा कर दिया। मैं तो सोच रहा कहीं बंसल जी नए ट्रेंड की शुरुआत ना कर रहे हो कि हमें भी आगे से फोमो नहीं फोमा बोलना है। तो बंसल जी आगे के लिए क्या फाइनल है, फोमो या फोमा? नहीं अनिल जी फोमो ही है। अनिल जी बोलने में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, एफओएमओ ही अनिल जी, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट है वो। ओके, चलिए बंसल जी फिसलते हुए फोमो बोलने में बढ़ते आगे कुणाल जी की तरफ। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी बंसल जी को एक और शब्द भी आज बता देता हूं अनिल जी। आजकल फोमो हो गया है पुराना, अब नया शब्द है जोमो, यानी कि जॉय ऑफ मिसिंग आउट।
कई स्टॉक्स अनिल जी ऐसे हैं जिनको अगर आपने छोड़ दिया होता, जैसे नायका है, पेटीएम है, तो अनिल जी आपको जॉय है, खुशी है कि हमने मिस आउट कर दिया। तो जोमो भी अनिल जी आजकल ट्रेंड हो रहा है, अनिल जी जोमो। वाह क्या बात है, कोई फोमो एंजॉय कर रहा है, कोई जोमो एंजॉय कर रहा है, करते रहें बस एंजॉय, ये बड़ी बात है। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी खरीदारी की राय है और मुझे लगता है अनिल जी ऑटो स्टॉक्स में जो जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं ये जारी रहेगा। और अब मेरी खरीदारी की राय है आयशर मोटर्स में। आयशर मोटर्स के चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, कल के ट्रेड में ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। मुझे लगता है कि 3460 के टारगेट के लिए आयशर मोटर्स में खरीदारी करें, 3275 पर स्टॉप लॉस रखें। ओके तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय, आयशर मोटर्स, ये स्टॉक रखें रडार पर, यहां पर तेजी बन सकती है। 3311 पर कल मजबूती के साथ बंद हुआ है, 3275 का आपका होगा स्टॉप लॉस, 3400 और 3460 के टारगेट के लिए। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप, सभी को सुप्रभात। अनिल जी वैसे तो पिक ऑफ द डे कल क्लोजिंग शो में हो गया। इंडिगो में बिकवाली की सलाह जो दी थी, मुझे लगता है आज उसमें ओपनिंग ट्रेड में टारगेट्स आते हुए हासिल होते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा दूसरा पिक ऑफ द डे जो मुझे आज के लिए पसंद है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें कि एक अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिली है ऑल टाइम हाइज के आसपास। और कल टुवर्ड्स द एंड जिस तरह के डेटा बनते हुए नजर आए हैं, मुझे लगता है स्टॉक आज ऑल टाइम हाई बनाने का पोटेंशियल रखता है। तो 1379 रुपए का क्लोज है, खरीदारी करके चलें 1425 रुपए के टारगेट्स के लिए, और 1368 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे। इंडिगो बेचने की राय बरकरार आगे बढ़ेगी और आज खरीदारी करने की बिल्कुल इंडिगो के लिए 1900 रुपए का टारगेट दिया और आज लगता है सुबह सुबह ही बधाई देने का मौका मिल जाएगा हमें हिमांशु जी को। इंडिगो के शॉर्ट कॉल पर क्लोजिंग शो में उनका कॉल था ये, और आज M&M में खरीदारी करने की राय। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर रखना है। बैंकिंग स्टॉक्स में कोटक बैंक एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद अब ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में गिरावट दिखाने के बाद पिछले एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर स्टॉक ने रिबाउंड दिखा के कंसोलिडेशन दिखाया, और अब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट स्टॉक कल क्लोजिंग में दिखाया और अब ये कंटिन्यू रहना चाहिए। 1780-85 के आसपास का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि अब स्टॉक में यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, जिसमें पहला टारगेट बनेगा 1820 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 1840 रुपए का। कोटक बैंक के अंदर खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 1760 का, ऊपर में टारगेट 1820 और 1840 का। ओके तो कोटक बैंक में खरीदारी करने की राय सुमित जी की। आइए बढ़ते हैं आगे और मुलाकात की जाए सेठी साहब से। सुप्रभात सेठी साहब, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी कल यूएस में एक निचले लेवल से अच्छी रिकवरी देखी गई और मुझे लगता है आज हमारे बाजार भी जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है अच्छे करने चाहिए। बाकी आज अनिल जी जो पिक ऑफ द डे है डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक लीडर है डिफेंस सेक्टर में, और जो खबरें आ रही हैं एक तो स्टॉक में भी इस तिमाही के जो नतीजे थोड़े वीक थे, उसके बाद ये गिर के अब कंसोलिडेट करके वापस चलने को तैयार लग रहा है। और बाकी आज खबरें है गोवा शिपयार्ड के साथ टाई अप किया है शिप बिल्डिंग के लिए। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 100 रुपए का आज टारगेट है और 91 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके ये है आपके लिए BEL में खरीदारी करने की राय पिक ऑफ द डे के तौर पर सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब इसके अलावा आपकी पसंद के FNO स्टॉक्स बताएं सर, आज कहां कहां आपकी और नजर है। अनिल जी जो 4 स्टॉक और है जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। जो दूसरा स्टॉक BEL के बाद रहेगा वो रहेगा बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज। पिछले 2 दिनों में अच्छी तेजी हुई है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से और अच्छा करना चाहिए। और आज जो अब क्रूड ऑयल पे या बाकी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो विंडफॉल टैक्स कम किया है सरकार ने, तो उसका फायदा भी देखना चाहिए। मुझे लगता है इसमें खरीदारी करें। 2465 का टारगेट, 2415 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक ICICI बैंक में खरीदारी करने की सलाह है। इसमें आज का टारगेट रहेगा 885 का, स्टॉप लॉस 865 रुपए का। चौथा स्टॉक रहेगा कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनी कमिंस, बहुत ही अच्छे दौर से पूरा सेक्टर कर रहा है, चाहे कमिंस है, ABB है, सीमेंस है। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी आज खरीदारी करें 1655 के टारगेट के लिए, 1610 का स्टॉप लॉस। और फाइनली मेटल स्टॉक वेदांता भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसमें भी एक तो कल खबरें आ रही थी कि इन्होंने या प्रोमोटर्स के लेवल पे $2 बिलियन का कर्ज कम किया है।
विच इज डेफिनेटली पॉजिटिव। प्रोमोटर्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसमें सुधार, दैट इज पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। और बाकी कोई बॉक्साइट की माइनिंग के लिए ये कंटेनर है तो वो भी एक डेफिनेटली पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। 309 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह, 320 का टारगेट। तो ये है आपके लिए कुछ और बेहतरीन कॉल सिटी साहब की तरफ से, बट ज्यादातर दिग्गज ही हैं। BEL और क्रमिंस के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक और वेदांता, इन तीनों दिग्गजों पर भी रखनी है आपको नजर। ये भी आपको एक्शन में दिख सकते हैं। आइए और भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। ONGC और ऑयल इंडिया लगातार ये एक्शन में रहे ही हैं और आज अच्छी खबर आ भी रही है। एक तो विंडफॉल टैक्स में कटौती हुई है और दूसरा ब्रोकरेजेस की तरफ से भरोसा। देखिए ONGC पर इन पर्टिकुलर यहाँ पर CLSA 225 का टारगेट दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली 177, JP मॉर्गन 165 और सिटी की तरफ से डबल अपग्रेड आया है, सेल से न्यूट्रल हो गया है, टारगेट भी 155 का आया है। तो सिटी साहब रेडार पर है ONGC और फिर ऑयल इंडिया भी, इतनी सारी खबरें एक साथ और स्पेशली जो सारे अपग्रेड्स आ रहे हैं ONGC पर। नहीं, डेफिनेटली खबरें पॉजिटिव है। अभी मैं जिक्र भी कर रहा था, विंडफॉल टैक्स जो कम किया उसका बड़ा बेनिफिट ONGC को होता है, प्लस वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, अच्छी डिविडेंड यील्ड है और अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है। मुझे लगता है आज स्टॉक अच्छा करेगा तो इसमें बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए ONGC में। और बंसल जी की पिक भी थी फ्राइडे को, तब बंसल जी बात भी हुई थी। ONGC लगातार चल रही है और इतनी सारी अब खबरें आई हैं। नियर टर्म टारगेट क्या रखना है सर ONGC के लिए? दीपांशु, ONGC पे मेरा मानना है कि एक अच्छा कैंडिडेट बनेगा शॉर्ट कवरिंग का। कल नतीजों के बाद थोड़ा सा स्टॉक गिरा था। आज की मार्केट में थोड़ा सा भी कोई फ्रंट लाइन स्टॉक गिरता है तो शॉर्ट्स खड़े हो जाते हैं और टेक्निकली अच्छा कैंडिडेट है शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग्स का। और निकट जो पहले टारगेट दीपांशु बैठ रहे हैं वो 152 154 के बैठ रहे हैं। इनके ऊपर निकलेगा दीपांशु, 152 154 के ऊपर निकलेगा तो 165 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके लिए ONGC। ऑयल इंडिया यहाँ पर भी रखिए नजर, पॉजिटिव रब ऑफ इस पर भी आपको आते हुए दिख सकता है। और इस स्पेस से बाकी जुड़ी कंपनीज भी फोकस में रहेंगी। MRPL, चेन्नई पेट्रो, इनके लिए भी आपको अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स फोकस में रहेगा भी और कल स्टॉक पर खरीदारी भी आई थी आपके लिए। ITC यहाँ पर भी रखनी है नजर, एक कंपनी हपा फूड्स जिसमें माइनॉरिटी हिस्सा खरीदने की तैयारी कर रही है ITC। फिलहाल तो कल तो हमने थोड़ा डिविडेंड एडजस्टमेंट देखा, उसके बाद स्टॉक वापस एक्शन में भी आया। हिमांशु जी, अब ITC के चार्ट्स क्या कहते हैं सर? रिकॉर्ड हाई से ज्यादा दूर नहीं है काउंटर? दीप देखिए, शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है अगर कोई डिप स्टॉक में 378 379 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पर फ्रेश वापस से तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आया है कंसोलिडेशन के बाद और हमने देखा कि एक अच्छा मूव भी एक दिन पहले देखने को मिला था। नियर टर्म में मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में 395 से 400 रुपए तक का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो टेस्ट करने का पोटेंशियल है। तो थोड़ा कोई गिरावट मिलता है 3-4 रुपए का तो वहां पर खरीदारी करें। और शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 372 रुपए के नीचे का। 395 से 400 रुपए तक की मूव ITC में आनी पॉसिबल दिखती है। तो ये है आपके लिए ITC। 400 के लेवल्स अब आ रहे हैं। ब्रोकरेज की तरफ से भी कुछ बढ़िया टारगेट इस पर निकल कर आए भी हैं। सिटी साहब, एक छोटा काउंटर है, आई डोंट नो अगर आप ट्रैक करते हैं या नहीं, पटेल इंजीनियरिंग, एक जॉइंट वेंचर से करीब 1600 करोड़ का ऑर्डर जीता है, जिनमें इनका हिस्सा 1036 करोड़ का है और 1000 करोड़ की ही मार्केट कैप है और उतनी ही वैल्यू का इन्हें ऑर्डर भी मिल रहा है। ट्रैक करते हैं सर इसे? नहीं दीपांशु, बहुत क्लोजली तो ट्रैक नहीं करता, बट जिस तरह का ऑर्डर है और जिस तरह की छोटी साइज की कंपनी है, मुझे लगता है आज पॉजिटिव रह सकता है। बट ओवरऑल एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाकी इस सेक्टर में कई सारे फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जिनमें निवेश करने की सलाह रेगुलर इंटरवल पे दी है, तो उनपे अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से उनपे अगर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एक खरीदारी करने की सलाह बनती है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करने की सलाह बनती है, बट नजर रखिए पटेल इंजीनियरिंग, छोटा काउंटर है, ज्यादा डिस्कस नहीं होता, बट जितनी मार्केट कैप है उतना ही बड़ा ऑर्डर इन्होंने जीता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फोकस में रहेंगी। वैसे तो जो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज हैं उनको तो राहत मिली है, एक्सपोर्ट्स पर विंडफॉल टैक्स घटे हैं, बट HSBC ने डबल डाउनग्रेड किया है BPCL, IOC, HPCL, इन तीनों को। और ये इसके बावजूद कि कल हमने देखा वित्त मंत्री का बयान था कि GST के दायरे में लाने की तैयारी में है सरकार, अगर राज्य सरकारों से भी समर्थन मिले तो। वागले साहब, जरा BPCL देखें, डबल डाउनग्रेड है इस पर, होल्ड बाय से होल्ड पर आ गया, टारगेट भी अब 340 का दे रहे हैं, तो करंट लेवल्स के आसपास का इनका टारगेट निकल कर आए। चार्ट्स क्या कहते हैं सर?
माफ कीजिएगा, वागले साहब अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। एक बार जरा कुणाल जी आप ही देख लें बीपीसीएल का चार्ट। देखिए दीपांशु, बीपीसीएल का अगर चार्ट देखें तो स्टॉक काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक सपोर्ट दिखाई देता है 325 के आसपास। ये लेवल्स भंग हुए तो स्टॉक में और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इस पूरे स्पेस में ऑयल इंडिया, ओएनजीसी जिसकी चर्चा आप पहले कर रहे थे, वो सबसे मजबूत चार्ट्स हैं। बीपीसीएल जिनके पास है 325 का स्टॉप लॉस अवश्य रखें। बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल तीनों पर रखनी है नजर। ये तीनों काउंटर आज आपके रेडार पर रह सकते हैं। मदरसन सुमी, इस पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। नोमोरा की 62 का टारगेट दिया है। कल की क्लोजिंग यहां पर आपको 52 की दिखी थी, तो करंट लेवल से अच्छा अपसाइड इन्हें दिख रहा है, करीब 18-19% का। आगे जाकर परफॉर्मेंस पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मदरसन सुमी वायरिंग, इसकी मैं बात कर रहा हूं। सेठी साहब, मदरसन सुमी वायरिंग जरा राय दें इस पर। बिल्कुल दीपांशु, होल्ड करना है करंट लेवल्स पे। हालांकि ये दोनों स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करते, बट ये जो रिपोर्ट है डेफिनेटली पॉजिटिव है। बाकी स्टॉक भी जिस लेवल पे अभी आ गया है, यहाँ से अच्छे अपसाइड आने के पूरे आसार हैं। तो एट बेस्ट होल्ड करना चाहिए करंट लेवल्स पर। होल्ड करिए करंट लेवल्स पर, देखते हैं किस तरह का मूव इस पर आएगा। ग्रासिम, ये भी एक और काउंटर है जो आपके रेडार पर रह सकता है। यहाँ पर जो इनकी एक ग्रीन एनर्जी कारोबार की सब्सिडरी है, उसमें आधी हिस्से बेचने की बात चल रही है। करीब 3200 करोड़ की ये डील हो सकती है। तो ग्रासिम की सब्सिडरी जो रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार में है, वहां पर ये बातचीत चल रही है। आदित्य बिरला रिन्यूएबल में 100% हिस्सा है इनकी, और आधी हिस्सेदारी करीब 3200 करोड़ की हो सकती है। सुमित जी, एक बार जरा देखेंगे ग्रासिम को। सर, अच्छा मोमेंटम था, कल तो डेज हाई पर बंद भी हुआ था, कल इसकी बात भी हो रही थी क्लोजिंग शो में। दीपांशु, लोअर लेवल से रिबाउंड देखने को मिला है। ग्रासिम के अंदर मूव ऊपर का देखने को मिल सकता है। ग्रासिम का जो नीचे में सपोर्ट बना है 1580 के आसपास का बना है। 1600 के आसपास तक अगर कोई भी डिप आता है तो ग्रासिम में अभी पुल बैक बाउंस बैक के लिए खरीदारी कर सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाया है लास्ट 1-2 दिनों में, वो लोग होल्ड करें। कल का हाई जो ग्रासिम में बना है वो 1640 के आसपास का बना है। 1640 का लेवल निकलने के बाद ग्रासिम में मोमेंटम और बनेगा, और 1660 से 1675 रुपए तक के लेवल इस पुल बैक बाउंस बैक के तौर पे ग्रासिम में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, डिप में खरीदारी करें। 2-3 दिनों में ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो ये है आपके लिए ग्रासिम जो आपके फोकस में रहना चाहिए। कई सारे और भी इस स्पेस से जुड़े काउंटर्स हैं। सीमेंट स्टॉक्स में पर्टिकुलरली हमने एक एक्शन बनते हुए भी देखा है रिसेंटली, बट ग्रासिम इनकी सब्सिडी की वजह से एक्शन में रहेगा। सेठी साहब, आइनॉक्स लीजर और पीवीआर। आइनॉक्स लीजर तो ऑफकोर्स आज इसका आखिरी डे है, कल से मर्जर पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बट पोस्ट मर्जर अब पीवीआर पर क्या नजरिया बनता है? आइनॉक्स लीजर तो आज आखिरी दिन है, बट पीवीआर पर अब नजरिया क्या बनता है पोस्ट मर्जर? बिल्कुल दीपांशु, देखिए ये जो बिजनेस है अब दोनों के मर्जर के बाद एक मोनोपोली जैसा बिजनेस हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ स्क्रीन अगर देखेंगे तो मतलब एक डोमिनेंट, बहुत ही डोमिनेंट मार्केट शेयर हो जाएगा। मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। जिस तरह से लोगों की लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं और इकोनॉमी में जो ग्रोथ है, तो उसका एक फायदा इस तरह के बिजनेसेस को डेफिनेटली होता है। लोगों की जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ती है तो उसका भी फायदा देखा जाता है। तो ऑल इन ऑल करंट लेवल्स पे वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता तो नहीं है, बट होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे लगता है अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पीवीआर। कल से मर्जर प्रभावी भी हो जाएगा, इस काउंटर पर भी आज रखनी है नजर।